Good morning students. Today we will cover miscellaneous exercise chapter 2 and we'll do question number 8 to question number 12. इससे पहले 7 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दिए थे miscellaneous exercise के chapter 2 में. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, let f be a function from z to z. इंटीजर के सेट पर from z to z f be a function given as set of ordered pairs. और set of ordered pairs जो दिया है वो दिए हैं इसने 1, 1, 2, 3, 0, -1 and -1, -3. And this is defined by linear function कहते हैं इसको. इसने डिफाइन कर रखा है fx equal to ax plus b. This is also known a linear function. Okay, f equal to ax plus b for some integer a and b we are required to find a and b. a और b हमें फाइंड करने हैं. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले 1, 1 का क्या मतलब है? 1, 1 बिलोंग करता है फंक्शन को. इट इंप्लाइज कि 1 डोमेन है और ये 1 रेंज है, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है. दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 1 एंड f of x इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज दिस रिलेशन. देयरफॉर f of x को रखना है 1. f of 1 इज इक्वल टू f of x को जब मैं यहां 1 रख रहा हूं तो इसके इक्वल क्या वैल्यू है 1. अब f of 1 यहां से निकालो तो क्या निकलेगा f of 1 a इंटू 1 प्लस b. तो a प्लस b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली कोई भी दो पॉइंट आप यूज कर सकते हो क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन से आप ए और बी निकाल लोगे. तो मैंने इसको यूज किया और इसको यूज कर रहा हूं. आप इन दोनों में से भी किसी को यूज कर सकते थे. 2 और 3 या हम इसको यूज कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन. तो 0, -1 को यूज कर लेते हैं. 0, -1 बिलोंग्स टू f implies x इक्वल टू 0 एंड f of when x is 0 the value of function at 0 is -1. that implies f of 0 की वैल्यू जब यहां 0 रखोगे तो a इंटू 0 इट इज 0 प्लस b. तो b हो जाएगा इक्वल टू -1. तो b की वैल्यू आपके पास आ गई -1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1. तो देयरफॉर यू गेट a -1, b को -1 रखा इक्वल टू 1. सो यू गेट a एज 1 + 1 2. So finally you got the answer fx equal to the linear function is ax plus b. Now a is 2 and b is -1. So the function is fx equal to 2x - 1. इसको हम चेक करें अगर तो x को 1 रखते हैं तो 2 × 1 - 1 ये आएगा आंसर. अगर x को 2 रखते हैं तो 2 2 4 4 -1 3 सही आ गया. x को 0 रखते हैं तो 0 -1 -1 आ गया. x को अगर -1 रखते हैं तो 2 × -1 is -1 -2 और -1 -3. क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n to n. Let r be a relation from natural number to natural number. R is a relation and it is defined as R is the set of all ordered pairs a, b such that a equals b square and ab belongs to natural number. वो तो ऑब्वियस बात है कि ये भी नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेंगे. रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. तो अब ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमसे आर द फॉलोइंग ट्रू. क्या ये ट्रू है? फर्स्ट पार्ट इसको 12th क्लास में पढ़ोगे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से. तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है कि क्या a, a बिलोंग करता है r को फॉर ऑल का ये साइन होता है a बिलोंग टू नेचुरल नंबर. तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं कि क्या ये ट्रू है. तो देखो क्या ये ट्रू होगा, मतलब हमें देखना है इसके अंदर कि ये ट्रू है या नहीं है. तो आप क्लियरली देखो a, a बिलोंग टू r होना चाहिए या नहीं. a नेचुरल नंबर है और रिलेशन क्या दे रखा है a इक्वल टू बी स्क्वायर. तो कोई भी नेचुरल नंबर अपने ही स्क्वायर के इक्वल हो सकता है. 1 को छोड़कर कोई भी नहीं होगा. इट मींस दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल a. तो इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल देंगे. तो हम लिखेंगे लेट a इक्वल्स टू 2. क्या 2 नेचुरल नंबर है? यस, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. 2 इज अ नेचुरल नंबर. देन a को 2 लिया हमने, 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन. डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन क्यों कह रहा हूं मैं? रीजन बताऊंगा. बिकॉज अगर 2, 2 रिलेशन को बिलोंग करेगा, जैसे a, b रिलेशन को बिलोंग करता है तो a b स्क्वायर के इक्वल होता है.
अगर 2,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 स्क्वायर के, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या 2 स्क्वायर के इक्वल होता है, नहीं। 2 4 के इक्वल कहां होता है, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो 2 is not equal to its square, so 2 is not equal to 4. So when a is 2, when a is 3, when a is 4, when a is any natural number except 1, this does not belong to R. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या a, a रिलेशन को बिलोंग करता है सभी a के लिए, तो हमारा आंसर क्या है, सभी a के लिए तो नहीं करता, तो आंसर इज नो, दिस डज नॉट बिलोंग टू R। तो फर्स्ट वाला ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, तो आंसर फॉल्स हुआ, और फॉल्स के लिए आपने सिर्फ ये एग्जाम्पल देना है। दैट वॉज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में ट्रांजिटिव सिमेट्रिकनेस पूछ रहा है वो हमसे, या आप 12th क्लास में आगे इसको पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में, तो वो पूछ रहा है ए बी बिलोंग टू आर क्या इंप्लाई करेगा बी कोमा ए बिलोंग टू आर, ऑब्वियसली नॉट। अगर ये बिलोंग करता तो वो कैसे कर सकता है, क्योंकि a इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो b इक्वल टू ए स्क्वायर थोड़ा ना होगा, b तो स्क्वायर रूट ऑफ a होगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, तो हमें क्या देना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें ऐसा हो कि ये करता है पर ये नहीं करता, तो ये फॉल्स हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो पहले आप ऐसे लो जो इसको बिलोंग करता हो, जैसे मान लो हाँ 1,1 में करेगा, लेकिन सबके लिए तो नहीं कर रहा ना, और हमारे पास एक तो ऐसा मिल गया जिसके लिए नहीं कर रहा। मैं b को 1 ले लेता, b को 2 ले लेता हूँ, तो a की वैल्यू 4 होगी, तो 4,2, a को 1 लिया, b को 2, ये 4, a 4 है और b कितना है 2, 2 यहाँ डालेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4 इक्वल टू a 4 है, इक्वल सेटिस्फाई कर गया। तो 4,2 बिलोंग टू r, बट अब देखना है उल्टा करना है ना, b को आगे a को पीछे, इसको आगे इसको पीछे, तो 2,4 दिस डज नॉट बिलोंग टू r, बिकॉज अगर ये बिलोंग करेगा r को तो इसमें b कौन है, इसमें b कौन है, a, b में ये b है, तो क्या 4 और b का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, a के, क्या 4 का स्क्वायर 2 के इक्वल है, नहीं, 16 इज नॉट इक्वल टू 2, तो फॉल्स। इसी तरह से थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में कह रहा है a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, ये गिवन है क्वेश्चन में। a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज का साइन होता है ये, a, c बिलोंग्स टू r। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि a, b बिलोंग टू r, b, c बिलोंग टू r, तो क्या b a, c बिलोंग टू r करेगा, तो इसके लिए भी हमारा आंसर आएगा फॉल्स। कैसे आएगा फॉल्स, देखो हमें एग्जांपल देते हैं। तो अब हमें 2 एलिमेंट ऐसे लेने पड़ेंगे जो बिलोंग करें, तो उसके लिए हमने b को 4 ले लिया। अगर हम b को 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो a कितना आएगा 16, b कितना आएगा 4। मैंने b को 4 इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स चाहिए, 4 से कम लूंगा ना तो फिर हो सकता है कि b, c के लिए मुझे कोई ऑर्डर पेयर ना मिले, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा ही लिया। आप 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। तो 4 लिया मैंने b को, b का स्क्वायर रखा तो a की वैल्यू 16 आ गई, तो 16,4 बिलोंग टू r, a, b, a कितना है 16, b कितना लिया 4। अब क्वेश्चन कह रहा है एंड ये भी कंपलसरी है कि b, c बिलोंग r होना चाहिए, तो b तो 4 है, अब c क्या होना चाहिए, b, c अगर r को बिलोंग करना चाहिए तो b, a, b बिलोंग करता है अगर r को तो a b स्क्वायर के इक्वल होता है, b, c r को बिलोंग करता है तो b c स्क्वायर के इक्वल होगा, तो b कौन है 4, तो 4 किसके स्क्वायर के इक्वल होता है 2 स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 4, क्या बनेगा 2, यानी कि c एलिमेंट क्या हो जाएगा 2, तो 4, 2 भी तो बिलोंग करता है r को, देखो अभी हमने किया भी था। अब a, b करता है, b, c करता है, तो क्या a, c क्या बनेगा 16, ये a और ये c है, क्या ये बिलोंग करता है r को, ऑब्वियसली नॉट, व्हाई, बिकॉज 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस स्क्वायर एज पर द रिलेशन, सो इट डजंट सेटिस्फाई दैट लास्ट रिलेशन, ये जरूरी नहीं है, इंप्लाई नहीं हो रहा, तो दैट इज फॉल्स। तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल आप कोई अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल, लेकिन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कह रहा है एक सेट दिया है A1 2 3 4 और एक सेट दिया है B 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16 और एक फंक्शन डिफाइन किया है f इन द रोस्टर फॉर्म 1,5 2,9 3,1 4,5
और एलिमेंट है 2,11। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट, f इज द रिलेशन फ्रॉम आर द फॉलोइंग ट्रू। फर्स्ट, क्या f a टू b में रिलेशन है? f a टू b इज अ रिलेशन, इज द ट्रू। तो देखो रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? f को सबसेट होना पड़ेगा a क्रॉस b का। तो f में जो 1,5 एलिमेंट है तो 1 a से बिलोंग करना चाहिए, 5 b से, तभी a क्रॉस b का सबसेट बन सकता है। ये तो सही है। 2,9 ये भी सही है, 3,1 ये भी सही है, 4,5 ये भी सही है, 2,11 ये भी सही है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि f जो है वो सबसेट है a क्रॉस b का, इंप्लाइज f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। सो f a टू b इज अ रिलेशन, डेफिनेटली ये रिलेशन तो है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पूछ रहा है क्या f एक फंक्शन है a टू b में? जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। यहां हमने जस्टिफाई के लिए बता दिया why it is a relation, because it is a subset of the Cartesian product. A relation is any subset of the Cartesian product of two sets from where the relation is defined. The relation is defined from a to b, so the relation must be a set which is any subset of the Cartesian product of the first set to the other set. Second, is f is a function? तो f बताना है a to b is a function or not, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो फंक्शन होने या ना होने के लिए आपको ये देखना होता है कि अगर a सेट से b सेट पर हम देख रहे हैं फंक्शन है या नहीं है, तो a के एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए b में। a के कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। इन चारों एलिमेंट की यूनिक एक एक इमेज होनी चाहिए, वो इमेज चाहे कुछ भी हो। 1 की इमेज है 5, डन, ठीक है 1 के लिए। 2 के लिए इमेज है 9, ठीक है। 3 के लिए इमेज है 1, अलग है ना इमेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 के लिए इमेज है 5, ये भी डन। लेकिन 2 के लिए फिर कौन सी इमेज आ गई? 11, और 2 के लिए 9 भी थी, तो 2 के लिए 9 भी 11 भी। तो एक बुलेट से दो लोगों को थोड़ा ना मार सकते हो। और मैंने समझाया भी था दिस इज नॉट अ फंक्शन, मल्टीपल वैल्यूज मैथ में अलाउड नहीं होती। सो क्लियरली इट इज नॉट अ फंक्शन एज 2 हैज 2 इमेजेस, 2 हैज मल्टीपल इमेजेस, 2 हैज 2 इमेजेस, मोर देन 1 इमेज, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट अ फंक्शन। यूनिक इमेज नहीं है तो इट इज नॉट अ फंक्शन। रीजन यही जस्टिफाई का हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, f be any subset of z cross z, f be any subset of z cross z, that means f must be a relation from z to z। इतनी बात तो हम कह सकते हैं, we can interpret this statement that f must be a relation from z to z। चलिए आगे देखते हैं। now given defined as, f डिफाइंड किया हुआ है उसने, it is the set of a ab a plus b, a multiplied by b a plus b such that a b belongs to integer set। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो f सेट डिफाइन किया है, जो एक रिलेशन तो है ही, इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम z to z, जस्टिफाई योर आंसर, कि क्या f z to z पे कोई फंक्शन होगा या नहीं होगा, जस्टिफाई करके दिखाओ। तो अगेन वही पॉइंट है, अगर यूनिक इमेज होगी तो होगा, नहीं तो नहीं। अब इस फंक्शन का मतलब क्या है? देखो अगर आपको फंक्शन समझ में आया तो फंक्शन का मतलब होता है एक ऑर्डर्ड पेयर x, y एलिमेंट का, जहां पर y f के लिए कोई रूल बनकर आया हुआ है, यानी कि जो y है वो कोई रूल है इन टर्म्स ऑफ x। तो देन वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड वी राइट इट एज y इक्वल टू fx एंड वेयर x बिलोंग्स टू। अब फंक्शन कहां से डिफाइन किया? z टू z पे, तो हम क्या कहेंगे कि x किसको बिलोंग करता है? z को, और ऑब्वियस बात है कि y भी किसको बिलोंग करेगा? कोडोमेन z को। ये सेट कोडोमेन होता है, ये सेट डोमेन होता है, और डोमेन के लिए जो f यहां रखेंगे तो y की वैल्यूज का सेट होगा, वो रेंज हो जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो f में x, ये x, तो यहां पर x कौन है? ab। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो f हमारा जो गिवन फंक्शन है वो f डोमेन उसका ab वाला एलिमेंट है, इंडिपेंडेंट a मल्टीप्लाइड बाय b अंडरस्टूड है, और इक्वल टू आंसर क्या आता है? a प्लस बी। तो फंक्शन दिया है एफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, और ए बी कहां से लेंगे हम? इंटीजर से। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये यूनिक है। तो मैं बता सकता हूं आपको कि ये यूनिक नहीं है, और ये शायद आपको भी पता होना चाहिए। देखो आपने बचपन में फैक्टराइजेशन किया है, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है और हम उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो फैक्टराइजेशन में हम क्या ढूंढते हैं? दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट करके AC आ जाए और मिडिल टर्म और जो वो दोनों नंबर है उनका सम करके b आ जाए। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो हम यही देखते हैं ना, ac का प्रोडक्ट आ जाए और b का सम आ जाए, ऐसे दो नंबर। एग्जांपल से जैसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो आप इस 7 को 5 प्लस 2 में इसलिए ब्रेक करते हो, इनका सम 7 आ जाए और प्रोडक्ट कितना आ जाए? 10।
अब यही बात सोचो ऐसे कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया होता, इस 10 की जगह 12 दिया होता, ठीक है, 12 दिया होता, तो अब हम 7 के क्या बनाते, 4 + 3 बनाते। अगर इस 10 की जगह 12 लिखा होता तो 4 + 3 बनाते। बट अगर मान लो इस 7 की जगह हमारे पास कुछ और होता, लेट्स टेक 8 होता, तो हम क्या बनाते, 6 और 2, 6 + 2 8, 4 + 3 7, तो वो दोनों के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। अब यही वाला लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 12 है तो 4 3 12 होता है और 6 2 12 होता है, तो 12 के अलग अलग फैक्टर का सम तो अलग अलग आएगा, लेकिन 12, तो इससे यहाँ से पता लगेगा कि 12 की 2 इमेजेस हैं। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए हमने ए को ले लिया। आप कोई भी नंबर ले लो, बस ऐसे ले लो कि वो कंपोजिट नंबर बन जाए। तो ए को मैंने 2 ले लिया और बी को 3 ले लिया। लेट अस टेक दिस A2 एंड B3, दोनों ही इंटीजर हैं। अगर मैं 2 × 3 निकालूंगा तो क्या बनेगा, F2 × 3, क्या बनेगा, F2 × 3 F6 इक्वल टू आंसर क्या आएगा। अच्छा, F6 को मैं पहले लिख लेता हूँ, F6 को मैं लिखता हूँ F2 × 3, तो आंसर क्या आएगा 2 + 3, क्योंकि जो A और B में लिखा उसी का सम करूंगा, तो आंसर आएगा 5। अच्छा, अब एक बार ध्यान से देखो, F6 को मैं F1 × 6 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 × 3, वही बात मैं आपको वहां समझा रहा था। 12 को 2 × 6 भी लिख सकते हैं, 4 × 3 भी लिख सकते हैं, तो ये बना 1 + 6 7। तो क्लियरली फंक्शन नहीं है ना, F6 का आंसर 5 भी आ गया और F6 का आंसर 7 भी आ गया, तो 6 के तो 2 इमेजेस होगी, एक बुलेट से 2 कैसे मारोगे। तो क्लियरली इट इज नॉट अ फंक्शन, तो आंसर है इट इज नॉट अ फंक्शन। रीजन, बिकॉज F is not a function because 6 has 2 images। इवन आप किसी एक नंबर के लिए बहुत सारी इमेजेस भी दिखा सकते हो, मैंने 6 के लिए दिखाया, आप और कोई नंबर भी चूज कर सकते थे। प्राइम नंबर मत लेना, अगर प्राइम लिया तो उसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 और इटसेल्फ, तो उसका सम फिर यूनिक आ जाएगा। अब जैसे अगर मैंने 12 लिया होता तो इसको मैं 6 × 2 लिख देता, तो आंसर आता 6 + 2, तो इसका मतलब F12 का आंसर 8 आया। अगर मैं इसी F12 को ऐसे निकालूं कि F it is 4 × 3, so we'll get 4 + 3, so we'll get 7, so F12 is 7, F12 was 8, F12 was 7। अभी F12 के मैं और तरीके से निकाल सकता हूँ 1 × 12, so answer will be 1 + 12, that means 13, तो F12 13 भी आया, so 12 has 3 images, 13 7 and 8, so it is basically not a function। Last question, question number 12, A is a set of elements 9 10 11 12 13 and let f from A to natural number n be a function defined by the function rule is f of n. This n is the independent variable domain element and this domain is from set A. That means that n takes n must belongs to A and n can take value 9 10 11 12 13. So fn, the rule is given as the highest prime factor of n. So the image it give to me is highest prime factor of n, यानी जब n यहाँ रखेंगे तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, बड़े से बड़ा प्राइम फैक्टर, और हमें रेंज बतानी है f की। तो आप क्या रख सकते हो, f में 9 रखोगे। अगर 9 रखते हो तो 9 के प्राइम फैक्टर बताओ, 1 तो प्राइम नहीं होता, 2 इसका फैक्टर नहीं है, 3 प्राइम फैक्टर है, 3 के बाद कोई बड़ा, 3 से बड़ा कोई प्राइम फैक्टर नहीं, इसका एक ही प्राइम फैक्टर है 3, रिपीटेड है, तो F9 का आंसर 3, रेंज आ गई। F10, 10 में प्राइम फैक्टर्स कौन से है 10 के, एक तो 2 है प्राइम फैक्टर, फिर 5 है, 5 से बड़ा तो प्राइम नहीं है ना, तो F10 का आंसर 5, बड़ा लेना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। F11 का आंसर ऑब्वियसली 11 के प्राइम फैक्टर एक ही है 11 और वही हाईएस्ट होगा। F12 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 भी है लेकिन हाईएस्ट नहीं है, 3 है यस बट हाईएस्ट, और देखते हैं 3 से बड़ा 4 तो प्राइम नहीं है, 5 6 का फैक्टर है बट 6 प्राइम नहीं है, और 7 8 तो नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या मिला 2, और F13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या मिला 13। सो व्हाट इज द रेंज सेट, तो रेंज सेट बना हमारे पास, इट इज 3 5 the set of the collection of the values, images का collection, तो क्या बना 3 5 13 11 and 2, this is the range of f, range of the function f। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, that was chapter number 2। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम
स्पेशल फंक्शंस को स्टडी करेंगे, स्पेशल फंक्शंस को स्टडी करेंगे जिसमें हम मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब स्टडी करेंगे। और इनके बेस पर जो डोमेन के हमारे 2 क्वेश्चन रहते थे डोमेन रेंज के, बेसिकली उन क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि उनमें वही कंसेप्ट यूज होगा।